हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग देखेंगे इवेपोरेटर के बारे से। इवेपोरेटर तो दो तीन टाइप्स के होते हैं, तो उसको कहाँ कहाँ पर कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उस इवेपोरेटर का एक प्रॉपर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और उसको कैसे निकाला जाता है, उसका नेट लोड क्या होता है और सर्कुलेशन रेशियो क्या होते हैं, जो कि बॉयलर के इंटरव्यू में चाहे कि वो एग्ज़ाम हो इसके लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चंस। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इवेपोरेटर के बारे से, इवेपोरेटर के पूरे स्ट्रक्चर के बारे से और कहाँ कहाँ पर कैसे वो काम करता है उसके बारे से चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप पूरा वीडियो देखेंगे तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। कई लोग क्या करते हैं कि वीडियो को बस स्टार्टिंग के 4 मिनट देखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को आपको पूरा कंप्लीट देखेंगे तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा और कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बॉयलर बनाया हूँ, बॉयलर का एक डायग्राम बनाया हूँ जिसमें सिर्फ इवेपोरेटर्स को दिखाया गया है और कुछ कुछ जो मोस्टली और फिट रहते हैं उसके बारे से मैं शो कर दिया हूँ। तो जनरली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ इवेपोरेटर के बारे से, बाकी सब चीज़ को ऐसे ही बता देंगे हल्का हल्का, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ इवेपोरेटर ट्यूब्स, अरेंजमेंट ऑफ इवेपोरेटर ट्यूब। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इवेपोरेटर होता क्या है। अब मान के चलो कि आपके बॉयलर ड्रम पर आपको पानी भरना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, बीएफपी चालू करते हो और बीएफपी का जो पानी जाता है वो कहाँ जाता है, इको के इनलेट पर जाता है और ये फ्लू गैस की हीट की वजह से क्या करता है, फ्लू गैस की हीट को लेकर के ये हीट एक्सचेंजर होता है जो कि हीट को लेकर के इस पानी को, ड्रम पे जाने वाली पानी को क्या कर देता है, वो प्री हीट कर देता है। मतलब कि कुछ मात्रा में क्या करता है, वो हीट करके भेजता है। तो मान के चलो कि इसका इनलेट टेम्परेचर अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका जो आउटलेट टेम्परेचर होता है लगभग चला जाता है 210 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। ये अलग अलग बॉयलर के लिए अलग अलग हो सकता है इसका इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर। वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रेशर के अकॉर्डिंग कितना है उसके अनुसार से वो चेंज होते रहता है, फ्लू गैस के टेम्परेचर के अनुसार वो चेंज होता है, कितना आपको हीट गेन कराना है उसके अनुसार से वो। तो हम लोग के बॉयलर में जनरली जो 38 kg का बॉयलर है उसमें यही रहता है। 140 इसका इनलेट टेम्परेचर रहता है जो कि डायरेक्टर पर इसको गर्म किया जाता है, उसका इनलेट टेम्परेचर, उसका आउटलेट जो रहता है वो 210 से 230 डिग्री टेम्परेचर तक रखा जाता है। चूँकि अगर कोई बॉयलर 38 kg प्रेशर का होगा, अगर कोई हम लोग का बॉयलर जैसे कि 38 kg प्रेशर का है तो 38 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर अगर हम लोग इसकी सैचुरेशन टेम्परेचर की बात की जाए तो इसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वो लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। मतलब कि किसी वाटर को यदि हम लोग 38 kg पर प्रेशराइज कर दें तो वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो क्या करता है, वो लिक्विड अवस्था में रहेगा और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, इसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है 250 है। अब ये 38 kg की प्रेशर के अकॉर्डिंग ये 210 डिग्री से 230 डिग्री क्या है, सैचुरेशन टेम्परेचर से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ड्रम में जाने वाली पानी है वो क्या हो गया, 210 से 230 डिग्री टेम्परेचर का हो गया, ठीक है। यहाँ पर पानी का जो टेम्परेचर रहेगा अब कितना रहेगा, 210 से लेकर के 230 डिग्री तक हो गया। इसका जो आउटलेट है इको का है ना, तो उस प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक। तो बॉयलर में हम लोग एक प्रॉपर सैचुरेशन टेम्परेचर ना आता है, मतलब कि इको से हम लोग को उतना प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाता, इसीलिए उसको क्या करते हैं, एक निश्चित सैचुरेशन टेम्परेचर तक लाने के लिए उसको फिर से हीटअप दिया जाता है। और उसको हीटअप देने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर दो चीज़, इवेपोरेटर का उपयोग किया जाता है। मतलब कि उसको सैचुरेशन टेम्परेचर तक लाने के लिए कम से कम उसके सैचुरेशन टेम्परेचर तक उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इवेपोरेटर का उपयोग किया जाता है। और इवेपोरेटर जनरली दो टाइप्स के आते हैं, एक होता है एक्सटर्नल इवेपोरेटर और दूसरा कहलाता है रेडिएशन इवेपोरेटर कहलाता है। जो एक्सटर्नल इवेपोरेटर होगा वो क्या रहता है, कन्वेक्शन जोन पर इसको स्थापित किया जाता है। कि कहाँ पर करेंगे, कन्वेक्शन जोन पर इसको क्या किया जाएगा,
स्थापित किया जाता है। मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला फर्नेस एरिया है वो क्या कहलाता है, रेडिएशन जोन कहलाएगा, ये फर्स्ट पास। सेकेंड पास यहाँ से ये क्या कहलाता है, कन्वेक्शन जोन कहलाएगा, और ये कन्वेक्शन जोन का थर्ड पास, ये फर्स्ट पास हो गया, ये सेकेंड पास हो गया, और ये कहलाता है थर्ड पास कहलाता है। तो जनरली जो इवेपरेटर होता है, एक्सटर्नल इवेपरेटर और रेडिएशन इवेपरेटर, इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से बहुत लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसे उसको फिक्स किया जाता है, तो उसको आप देख लीजिए अच्छे से। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल इवेपरेटर। एक्सटर्नल इवेपरेटर को कहाँ पर हम लोग फिक्स करते हैं, कन्वेक्शन जोन पर फिक्स किया जाता है। मतलब कि फ्लू गैस के सेकेंड पास पर उसको क्या किया जाता है, पाथ पर फिक्स किया जाता है, ठीक है। और ये कन्वेक्शन जोन पर होने की वजह से क्या करेगा, इसका जो डाउन कॉमर है, ड्रम का डाउन कॉमर एक लाइन निकला हुआ रहता है, उस डाउन कॉमर से क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन भेज देते हैं एक्सटर्नल इवेपरेटर के लिए, और एक्सटर्नल इवेपरेटर यहाँ कहाँ पर लगाते हैं, सेकेंड पास में, और सेकेंड पास में हम लोग कहाँ लगाएंगे, तो ये क्या करेगा, जो फ्लू गैस का टेम्परेचर 430 से लेके 460 डिग्री तक क्या होता है, जो जाते रहता है फ्लू गैस का टेम्परेचर, उसको क्या करता है, उस फ्लू गैस के टेम्परेचर को ले करके वो क्या करेगा, ड्रम के पानी को गर्म करने के लिए वो उसको यूज़ करता है, और ये क्या करेगा, एक हीट एक्सचेंजर का काम करता है। अब सोचो फ्लू गैस के टेम्परेचर को ये लेके हीट को बढ़ा दे रहा है, वाटर के हीट को बढ़ा रहा है, सेचुरेशन टेम्परेचर तक ला रहा है। तो इसीलिए क्या करता है, बॉयलर की इफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम करता है। तो इवेपरेटर हम लोग क्यों लगाते हैं, बॉयलर की इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जो एक्सटर्नल इवेपरेटर होगा उसका एक डाउन कॉमर से लाइन रहेगा, और ये डाउन कॉमर से होते हुए कहाँ तक जाएगा, सेकेंड पास तक जाएगा, और सेकेंड पास में यहाँ पर बहुत सारे कॉइल्स लगे रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे कॉइल्स क्या करेगा, कन्वेक्शन जोन में लगाए जाते हैं, ताकि फ्लू गैस के टेम्परेचर को क्या कर सके, ऑब्स्ट्रक्ट कर सके, और यहाँ से उसके वाटर को क्या कर सके, गर्म कर सके। और यहाँ पर याद रखिएगा, जो एक्सटर्नल इवेपरेटर्स होते हैं उसके पूरे ट्यूब पर क्या लगाया जाता है, फिन्स लगाया जाता है। यहाँ पर एक दिखाया गया फिन्स। तो जनरली ये बीओई में या फिर इंटरव्यू में पूछ देता है कि जनरली जो फिन्स होता है उसको हम लोग कहाँ पर लगाते हैं और क्यों लगाया जाता है। तो अगर आपके में एक्सटर्नल इवेपरेटर्स नहीं हैं तो उसको हम लोग इकोनोमाइज़र में भी लगाते हैं, ठीक है। उसकी एक अपर इकोनोमाइज़र, लोअर इकोनोमाइज़र जो होता है ना, अपर एंड लोअर, तो अपर वाले में फिन्स लगा देंगे। और फिन्स क्यों लगा रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के लिए। प्लस यहाँ पर क्या होगा, अगर सिंपल अगर ट्यूब रहता तो एरिया ऑफ कांटेक्ट, मतलब आप फ्लू गैस के जितनी ज़्यादा संपर्क में आओगे उतनी ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, वहाँ से हीट को ले सकते हो, ठीक है। तो फिन्स लगाने का मेन काम क्या होता है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा देता है वो, मतलब कि फ्लू गैस के ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में आता है, जिसके वजह से हम लोग को ज़्यादा हीट वहाँ से प्राप्त होता है, और बॉयलर की एफिशिएंसी को क्या करता है, वो इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, फिन्स लगाने का मेन मकसद क्या है, एरिया ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाना, ताकि फ्लू गैस का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया जा सके। और साथ ही साथ में किस लिए लगाते हैं, इस कहाँ पर लगाते हैं, इवेपरेटर कॉइल पर इसको लगाया जाता है। जहाँ पर एक्सटर्नल इवेपरेटर लगाते हैं वहीं पर ही हम लोग फिन्स को लगाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका जो इनलेट टेम्परेचर होगा वो कितना रहेगा, 210 से 230 तक, और उसके बाद इसका जो आउटलेट टेम्परेचर है वो लगभग इसकी सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर इसको क्या कर दिया, बढ़ा देता है, ठीक है। सैचुरेशन टेम्परेचर तक को क्या कर देता है, उसको गेन कर देता है। जब ये जाएगा इसका आउटलेट, फिर से वो ड्रम में एंटर करता है, और ड्रम में एंटर करने के बाद में इसका काम यहाँ तक ख़त्म है, ठीक है। ये सेकेंड पास में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। एक्सटर्नल इवेपरेटर का काम क्या है, ड्रम के पानी को सैचुरेशन टेम्परेचर तक उस प्रेशर के अकॉर्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर तक बढ़ाने का काम करता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं रेडिएशन इवेपरेटर। रेडिएशन इवेपरेटर हम लोग क्यों बोल रहे हैं, वो इसका मेन फंडा देख लो। रेडिएशन इवेपरेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग रेडिएशन जोन पर फिक्स करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है रेडिएशन इवेपरेटर कहलाता है। सेकेंड जो है यहाँ पर ये कहलाता है रेडिएशन इवेपरेटर।
ये भी क्या रहेगा, ड्रम से ही पॉइंट लिया जाएगा। इस इवेपोरेटर के इनलेट को क्या करते हैं, ड्रम से ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, लिया जाता है। और ये रहता है देखना, रेडिएशन जोन के पीछे की ओर यहाँ पर एक हेडर बना होता है, इस हेडर पर ले जाकर उसको कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ट्यूब्स रहते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। और ऊपर में देखना, ड्रम के ऊपर में एक रहता है स्क्रीन ट्यूब जिसको बोला जाता है, वो क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल पे रहेगा। और नीचे जाके वो ऐसे करके सीधा सीधा जाएगा और ऐसे घुस के फिर से क्या जाता है, इधर जाके एक और हेडर में जुड़ा रहता है। तो क्या करेगा, ये जो रेडिएशन इवेपोरेटर है ये कहाँ पर फिक्स किए जाते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं, रेडिएशन जोन पर इसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, रेडिएशन जोन पर इसको फिक्स करेंगे। और रेडिएशन जोन पर फिक्स करने का इनका मेन मकसद क्या है, सबका वही फंडा है, बस टेम्परेचर को गेन करना है स्टीम बनाने के लिए। ठीक है, स्टीम बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो ड्रम का टेम्परेचर 250 डिग्री टेम्परेचर तो आ गया यहाँ पर सेचुरेशन टेम्परेचर के बराबर। तो अब ये क्या करता है, इस वाटर के फेस को चेंज करने का काम करता है। मतलब रेडिएशन जो इवेपोरेटर होगा, अभी तक ये क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसमें लेटेंट हीट को ले रहा था और फेस को चेंज नहीं कर रहा था, क्योंकि इस प्रेशर के अकॉर्डिंग इसका सेचुरेशन टेम्परेचर 250 है। अगर 250 से ज़्यादा हम लोग उसको बढ़ा देंगे टेम्परेचर, तो ये पानी से क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, स्टीम फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, अभी तो ये वाटर के फॉर्म में है, इस डिग्री टेम्परेचर पर ये वाटर है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर को गेन कराते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडिएशन इवेपोरेटर पर जब पानी को इनलेट देंगे तो ये हेडर इसका कहाँ रहता है, फर्नेस के बाहर बना होता है। ये हेडर में जाएगा, हेडर में जाने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे वर्टिकल ट्यूब्स बने होते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल ट्यूब्स क्या करेंगे, रेडिएशन जोन से रेडिएशन हीट को लेंगे और रेडिएशन हीट के संपर्क में आने की वजह से क्या करता है, वाटर को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर क्या कर देता है, वो गेन करता है, जिसके वजह से क्या करेगा, जो वाटर है अब वो स्टीम फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। तो याद रखिएगा, रेडिएशन जो इवेपोरेटर होता है उसमें हम लोग स्टीम जो फॉर्मेशन है वो बनना चालू हो जाता है, स्टीम फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। और ये जो इसका इनलेट है, इसको कहाँ पर आउटलेट दिया जाता है, फर्नेस के जस्ट टॉप पर एक स्क्रीन ट्यूब हेडर लगा रहता है, वहाँ पर इसका आउटलेट जाता है। और यहाँ से फिर 2 लाइन कहाँ निकलता है, स्टीम ड्रम में फिर से कनेक्टेड होता है, जो कि देखो नीचे वाला भाग क्या है, वाटर रहेगा और ये ऊपर वाला भाग स्टीम रहता है। ये वाटर और ये स्टीम, और ये बीच का भाग जो रहेगा, ये वाला एरिया, वो क्या कहलाता है, वाटर और स्टीम का मिश्रण होगा। तो वाटर और स्टीम का मिश्रण मतलब कि फेज ट्रांसफर यहाँ पर क्या हो गया, स्टीम फॉर्मेशन चालू हो गया। ठीक है, तो इसी रेडिएशन जोन को देखिएगा, जब ये इसका इनलेट देते हैं तो ये वाटर के फॉर्म में होता है, और जब ये इसका आउटलेट जाता है तो वो किस में, स्टीम और वाटर दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि वहाँ से टेम्परेचर गेन करके क्या करता है, वाटर का फेस चेंज करके उसको स्टीम में कन्वर्ट करना चालू कर देता है। और यहाँ से भी हीट को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा गेन करेगा, और उसके बाद वो स्टीम फॉर्मेशन चालू हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है ड्राइविंग हेड, ड्राइविंग हेड या फिर ड्राइविंग फोर्स हम लोग किसको बोलेंगे। देखो, ये जो इवेपोरेटर है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि कैसे वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, एक है डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन, अब ये कैसे काम करता है उसको देख लो। ये तो हो गया सर्कुलेशन, अब ये कैसे काम करता है उसको देख लो। डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, तो क्या रहेगा यहाँ पर, अब मान के चलो कि ये कोल्ड वाटर है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम है, इसलिए ये कोल्ड वाटर होगा। तो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर, ये जो डेंसिटी डिफरेंस है वो क्या रहेगा, कोल्ड वाटर का ज़्यादा रहेगा और हॉट वाटर का डेंसिटी कम रहेगा। तो इसलिए क्या होगा, कोल्ड वाटर जो है डाउन कॉमर से आता है, तो ये क्या करेगा, नेचुरल सर्कुलेशन पाथ बनाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हॉट वाटर हो जाएगा तो हॉट वाटर स्टीम फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा, और हॉट वाटर की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जाना चालू हो जाता है। इसीलिए ये जो इवेपोरेटर है वो क्या करता है, नेचुरल सर्कुलेशन पर वर्क करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये क्या करेगा, नेचुरल सर्कुलेशन पर वर्क करेगा,
और ये कब तक कर सकता है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये इवेपोरेटर जो होते हैं नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन दो टाइप्स के हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर नेचुरल सर्कुलेशन की बात की जाए तो जब तक उसको ड्राइविंग हेड या फिर ड्राइविंग फोर्स मिलेगा तब तक वो क्या करेगा, नेचुरल सर्कुलेशन कर सकता है। और ये नेचुरल सर्कुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा उसको देख लेते हैं। कहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर बता देता हूँ, इस एरिया में बता देता हूँ, ठीक है। वो होता क्या है, स्टीम जनरेशन एट इवेपोरेटर ट्यूब इज नॉट स्टीम जनरेशन एट evaporator tube not constant depending upon किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दी बॉयलर हीट एडिशन या फिर हीट इनपुट एंड सर्कुलेशन रेशियो। इस चीज को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टीम जनरेशन एट इवेपोरेटर ट्यूब्स नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जो इवेपोरेटर के द्वारा जो हम लोग स्टीम जनरेट कर रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द बॉयलर हीट इनपुट एंड सर्कुलेशन रेशियो। अब ये बॉयलर पर आप कितना उस पर हीट दे रहे हो वो उसके अनुसार क्या होता रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। और साथ ही साथ में सर्कुलेशन रेशियो के अनुसार वो क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। तो जब सर्कुलेशन रेशियो चेंज होगा तो स्टीम इवेपोरेटर का जो स्टीम जनरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आ रहा होगा कि ये सर्कुलेशन रेशियो क्या है। तो आप लोग को बता देता हूँ सर्कुलेशन रेशियो क्या होगा। कहाँ पर लिखूँ इसको, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सर्कुलेशन रेशियो क्या कहलाता है, सर्कुलेशन रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वेट ऑफ वाटर इनलेट, वेट ऑफ वाटर इनलेट एंटरिंग दी या इनलेट या फिर एंटरिंग दी डाउन कॉमर एंड वेट ऑफ water and steam mixture in circuit। सर्कुलेशन रेशियो क्या कहलाएगा, इवेपोरेटर का सर्कुलेशन रेशियो क्या कहलाएगा, वेट ऑफ वाटर इनलेट द डाउन कॉमर एंड वेट ऑफ वाटर एंड स्टीम मिक्सचर इन सर्किट, आउटलेट इन सर्किट। यहाँ पर आउटलेट लिख लेना, आउटलेट इन सर्किट मतलब जो डाउन कामर में पानी आ रहा है उसका वेट और स्टीम और मिक्सचर बनने, स्टीम और वाटर के मिक्सचर बनने के बाद में इसका जो वेट है उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या बोला जाता है, सर्कुलेशन रेशियो कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा ही जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो कब तक नेचुरल रहेगा और कब वो फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके दिमाग में भी क्वेश्चन चल रहा होगा, चलिए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेट ड्राइविंग हेड, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला दिया हूँ। नेट ड्राइविंग हेड क्या होता है, F इक्वल्स टू एच ब्रैकेट में PC माइनस PH ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर देखिए H क्या है, हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द बॉयलर ड्रम। अब बॉयलर ड्रम पर वाटर लेवल का हाइट कितना है, वो मतलब कि पूरा हाइट यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है वो
पीसी क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब कि यहाँ पर जो वाटर की डेंसिटी है वो कितना है, और पीएच क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टीम वाटर मिक्सचर। अब यहाँ पर बनने के बाद में इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सर्कुलेशन रेशियो निकल जाएगा। अब देखो डेंसिटी डिफरेंस क्या कहलाएगा यहाँ पर, ड्राइविंग डेंसिटी डिफरेंस इनटू हाइट, ये क्या कहला जाता है, ड्राइविंग हेड कहलाता है। अगर वेट डिफरेंस निकाला जाए, वेट पे अगर डिफरेंस किया जाए तो वो क्या बन जाता है, सर्कुलेशन रेशियो हो जाता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, जहाँ पर डेंसिटी को आप दिखाओगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हेड बन जाएगा, और जहाँ पर आप अगर उसके वेट को कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पर वो सर्कुलेशन रेशियो बन जाता है। तो ज़्यादातर देखा गया है डेंसिटी डिफरेंस यहाँ से आप निकाल के तो उसको चेक कर सकते हो, जब दोनों का मान अगर एक आ जाएगा तो समझ लेना कि अब उसको फोर्स सर्कुलेशन करना है। तो एक्चुअल होता क्या है, हाई प्रेशर बॉयलर तो सुने ही होंगे, सुपर क्रिटिकल बॉयलर जो होता है उसमें क्या होता है, वाटर और स्टीम का डेंसिटी कौन से समय पर बराबर आ जाता है, 225.15 kgf पर क्या हो जाता है, वाटर एंड स्टीम की डेंसिटी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो जहां पर वाटर और स्टीम पर अगर टेम्परेचर डेंसिटी डिफरेंस रहेगा तब तक आप क्या कर सकते हो, नेचुरल सर्कुलेशन दे सकते हो, और जैसे ही वाटर और स्टीम की डेंसिटी समान हो गई तो उसके बाद आप उसको क्या करोगे, फोर्स सर्कुलेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में वो नेचुरल सर्कुलेशन नहीं हो सकता, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बिल्कुल आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।